नमस्कार, मैं रविश कुमार। हमारी राजनीति कब राष्ट्रवादी हो जाती है और कब जातिवादी, इसका संबंध इस बात से है कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं। 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में वन इंडिया अभियान के नायक को अब क्यों देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। पटना में सम्राट अशोक की जाति खोजने के प्रयासों के बाद अगर आप पिछले 1 साल में बिहार में हुए जातिगत स्वाभिमान सम्मेलनों का रिकॉर्ड निकालेंगे तो पता चलेगा कि दल भले अलग अलग हों, जाति को लेकर सबका नजरिया एक ही है। आखिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के नायक को इन दिनों ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों बताया जा रहा है? बताने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। पिछड़ा मोर्चा की बैठक में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में सबसे अधिक ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भी बीजेपी ने दिया। अगर दलित मोर्चा की भी साथ में बैठक होती तो यह भी बताने का मौका मिलता कि कितने दलित मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं। लेकिन खैर, उनके इस बयान पर गूगल से पहले लालू यादव ने बता दिया कि 1996 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने ही देवेगौड़ा के नाम का ऐलान किया। वोकालिका जाति के देवेगौड़ा ही पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं। देवेगौड़ा भी बोल रहे हैं कि मैं हूं पहला ओबीसी प्रधानमंत्री। जब तक अमित शाह, देवेगौड़ा और लालू यादव के बयान का खंडन नहीं कर देते, तब तक बीजेपी अध्यक्ष के बयान के कारण पहली बार प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। यह भी कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री की भी जाति कुछ साल पहले ओबीसी की सूची में शामिल की गई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार अपने भाषणों में अपनी जाति का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली में चुनाव हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी नहीं कहलाए। बिहार के चुनाव में ऐसा क्या है कि बिना ओबीसी हुए काम नहीं चल रहा है? अमित शाह ने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही पिछड़ों का कल्याण कर सकती है। पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए बने राजनीतिक दल अपने ही समुदाय तक सिमट कर रह गए हैं। लोकसभा चुनाव में शाह और मोदी की जोड़ी ने यूपी, बिहार के ओबीसी नेताओं को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती को जीरो पर पहुंचा दिया। लेकिन उसी जोड़ी पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि जाति आधारित जनगणना क्यों सार्वजनिक नहीं हो रही है? इस पर एक दिलचस्प विश्लेषण इकोनॉमिक टाइम्स में आज पढ़ा। राजेश रामचंद्रन ने लिखा है कि जब अफसरों ने देखा कि इस गिनती में अपर कास्ट खतरनाक रूप से संख्या में कम है, तो उन्हें लगा कि अब तो और भी प्रामाणिकता के साथ यह सवाल उठेगा कि जिसकी संख्या सबसे कम है, सरकार में उसकी भागीदारी सबसे अधिक क्यों है? राजेश का अनुमान है कि इसी आशंका से रिपोर्ट दबाई जा रही है। राजेश ने भी अपने लेख में इस जानकारी पर पूरी तरह से दावा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक गणित बताया है जिससे आप इस खेल को समझ सकते हैं। मोदी कैबिनेट में एकमात्र असरदार बैकवर्ड कास्ट मंत्री हैं। अगर कोई है तो खुद मोदी ही हैं। 27 सदस्यों की उनकी कैबिनेट में वर्चस्व अपर कास्ट का है। 8 कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण हैं और 4 क्षत्रिय, लगभग 12 हो ही गया ये। जब सारा खेल इसी पर है तो खेल के नियम पारदर्शी तरीके से क्यों न तय किए जाएं? क्या बीजेपी इसलिए डर रही है कि इस रिपोर्ट के बाद सरकार पर शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण कोटा बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा? जबकि बीजेपी और संघ परिवार के समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा यह उम्मीद रखता है कि ओबीसी प्रधानमंत्री आरक्षण समाप्त कर देंगे। वैसे बीजेपी हमेशा ही आरक्षण समर्थक रही है। आखिर क्यों लालू यादव और नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर जोर दे रहे हैं? लालू यादव ने पटना में राजभवन तक मार्च किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बैकवर्ड कास्ट के दुश्मन हैं। अगर वे हितैषी हैं तो जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करके दिखाएं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में कहा कि जब सर्वेक्षण कराया गया, जनगणना कराई गई, तो उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और लोगों को संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। और जो समाज के जो विभिन्न समूह हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि कल पब्लिश हो जाएगा तो क्या कल ही क्या हो जाएगा, हम अपने समय से करेंगे। वैसे जाति की जनगणना की एक शर्त यह थी कि इसे पब्लिश नहीं किया जाएगा। क्या पासवान सही बोल रहे हैं? क्या पासवान सही बोल रहे हैं? क्या पासवान सही बोल रहे हैं? मेरी जानकारी में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जाति की जनगणना सार्वजनिक नहीं की जाएगी। 2010 में जाति आधारित जनगणना को लेकर काफी बहस हुई थी। 1931 के बाद भले ही जाति की गिनती नहीं हुई हो, लेकिन कहा गया कि 1980 के मंडल कमीशन से मोटा मोटी मालूम चल गया कि देश में 54% ओबीसी, 30% अनुसूचित जाति जनजाति और 16 से 18% अपर कास्ट। अगर अपर कास्ट का अनुपात 10% से भी कम हुआ तो प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर भारतीय राजनीति में फिर से भूचाल आ सकता है। इस नए आने वाले सर्वे में उस समय की रिपोर्ट के अनुसार जब 2010 में बहस हो रही थी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जाति आधारित जनगणना के हक में थे। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ने जोरदार भाषण दिया था लोकसभा में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके पक्ष में नहीं था। उसी तरह से कांग्रेस में चिदम्बरम, आनंद शर्मा
विरोध में थे तो वीरप्पा मोइली व्याला रवि पक्ष में, लेफ्ट मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और खासकर शरद यादव ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी। 3 जुलाई को जब भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना रिपोर्ट 2011 जारी की, तब ग्रामीण भारत का ऐसा चेहरा दिखा जिससे विकास के तमाम दावे अपने आप ध्वस्त होने लगे। पता चला कि भारत आज भी एक ग्रामीण राष्ट्र है। इसके 24.5 करोड़ परिवारों में से करीब 18 करोड़ परिवार गांव में रहते हैं। लेकिन जब इस सर्वे में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बता दी गई तो बाकियों की क्यों नहीं बताई गई? जब बीजेपी प्रधानमंत्री की जाति बता सकती है तो जाति की गिनती क्यों नहीं दिखा सकती? ये प्राइम टाइम में यही बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हैं लेखक पत्रकार अनिल चमड़िया जी, मनोज झा आरजेडी प्रवक्ता, संबित पात्रा साहब हैं बीजेपी प्रवक्ता, योगेंद्र यादव हैं राजनीतिक विश्लेषक। संबित पात्रा जी, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले एक शरद यादव की लाइन है लोकसभा में, उन्होंने कहा था कि जाति की चर्चा शुरू होते ही फिक्स हो जाती है। तो वो पता है कि लोगों ने अपना अपना खेमा तय कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? क्या मोदी सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के खिलाफ है? जितना पूछा उतना ही बताइएगा। जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई राय नहीं है कि पार्टी इस जनगणना, जो जाति जनगणना है, उसको सार्वजनिक करने के खिलाफ है। अब देखिए, जब भी जनगणना होता है, जनगणना के विषय में 2 चीजें हमें ध्यान देनी होगी कि एक बहुत ह्यूमंगस टास्क होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, बहुत ही बड़ा एक कंपाइलेशन होता है। और आपने खुद कहा 1931 के बाद जाति की गिनती अभी इतने बहुत डिकेड्स के बाद, दशकों के बाद हुई है, तो बहुत बड़ा कंपाइलेशन है। और जनगणना का जब भी रिलीज होता है, दूसरा पॉइंट है, वो ग्रेजुअली होता है, फेज वाइज होता है, कई वर्षों में होता है। एक दिन या एक समय में सारे तथ्यों को सामने नहीं रखा जाता है, ग्रेजुअली। मैं इसका उदाहरण भी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल उसी प्रश्न का उदाहरण दे रहा हूं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप देखिए, धोबी एक कास्ट है, वो पंजाब और हरियाणा में ओबीसी है, वो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में आता है। अब कास्ट तो धोबी है, मगर 2 राज्यों में उसकी अलग अलग जगह फिक्सेशन है। इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए? दूसरा, आप देखिए, जो स्टैंडर्ड करने की तो जरूरत ही नहीं है। अलग अलग राज्यों में उन जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसका हिस्सा यही बताना है। स्टैंडर्ड क्या करना है? आप पंजाब के, आप ये कह रहे हैं कि आप पंजाब में जो धोबी है उनको आप शेड्यूल कास्ट में लाना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कह नहीं रहा। शेड्यूल कास्ट में उनको आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपाइलेशन होता है, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन होता है। और कभी भी जनगणना की जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो 1, 2 या 1 महीने 2 महीने में कभी भी रिलीज नहीं होता है। इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, सालों में रिलीज होते हैं। और स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स को ठीक तरह से कंपाइल करना, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कई ऐसे जटिल चीजें हैं जिनको स्टैंडर्डाइज करने की बीजेपी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के हक में है या नहीं है? नहीं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। आप हक में हैं कि नहीं? आप ये बताइए ना कि हम इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी छुपाना नहीं चाहती है। जहां तक सेंसस है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जो सेंसस हैं, वो एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी अपने आप में ही है, वो निर्णय लेगी तो रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कौन सा नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा? ने किसने बताया कि सार्वजनिक? रामविलास पासवान ने हमारे सहयोगी मनीष कुमार को ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उसमें एक क्लॉज है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। नहीं, वो 2010 की शायद बात कर रहे थे, मगर मुझे ऐसा कोई क्लॉज ध्यान में नहीं है। हो सकता है, वो सांसद हैं, वो ज्यादा जानते हैं कि उस समय क्या इस पे कोई चर्चा हुई थी। मगर मैंने आपको वो फैक्ट्स कहे कि पासवान जी की इस बात से सहमत नहीं है ना? मैं ये जानना चाहता हूं। बहुत बड़ा होता है, रिलीज करने में वक्त लगता है, एक दिन में रिलीज। कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपके कहें कि ऐसा कोई क्लॉज है, मैं वही देखना चाहता हूं कि कहां है। मुझे वो क्लॉज नहीं मिला। जो मैंने जानकारी जमा की उसके हिसाब से ऐसी कोई शर्त नहीं है और नोटिफिकेशन में ऐसी कोई बात नहीं है। जयराम रमेश ने एक मंत्री के नाते, उस ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाते उन्होंने कहा था, तो आपके कैबिनेट मंत्री को कम से कम फैक्ट पर बात करना चाहिए, फैक्ट बोलना चाहिए। जब मैंने चेक किया तो मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद आपके पास कोई और जानकारी हो जो पासवान जी की बात को सपोर्ट करता हो। अगर हो तो आप बाद में भी दे सकते हैं किसी और कार्यक्रम में। मनोज, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो संबित ने कहा, एक बात व्यवहारिक रूप से सही भी लगती है कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें एक तरह से आप पूरा होने में वक्त लग जाता है। बीजेपी कह रही है कि वो उसको छिपाने के कहीं पक्ष में नहीं है, किसी भी चीज को छिपाने के पक्ष में नहीं है। मनोज। रवीश जी,
मैं आपको एक छोटी चीज कहूं, जहां तक मेरी जानकारी है, और आप कहेंगे आपको कैसे जानकारी है, लेकिन मैं इसको इंस्टीट्यूशन के दिन से, जिस दिन ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मैं फॉलो कर रहा हूं। इसमें मेरी एक एकेडमिक दिलचस्पी भी है, पॉलिटिकल की को अलग रख दिया जाए तो। हमारा मानना है कि जो ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, इस डेटा को डेलिबरेटली विथहेल्ड किया गया है। अच्छा, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपको बताया गया कि ग्रामीण गरीबी का ये हालत है। ये निर्गुण आंकड़ा लेकर के हम क्या करेंगे? निर्गुण आंकड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि इतने प्रतिशत लोग इस हालात में इसके नीचे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि आपकी कोई भी योजना, आपका कोई भी प्रोग्राम तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता, तब तक लोगों तक नहीं जा सकता, जब तक आप उसके अंदर की पड़ताल को सार्वजनिक ना करें। हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि आंकड़ों के हिसाब से हम पॉलिटिक्स तय करें, हम आंकड़ों के हिसाब से क्रियान्वयन को बेहतर करना चाहते हैं। मनोज, अगर बेघर आप कहते हैं, मनोज, अगर संबित कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है, तो क्यों ना उस प्रक्रिया को पूरा होने दिया जाए। वो ये यहां नहीं कह रहे हैं रवीश जी। हाँ रवीश जी, जब इनके दो मंत्री ने रिलीज किया था, मैं एक उनका स्टेटमेंट बताता हूं। हम सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, और यहां योगेन भाई भी बैठे हुए हैं। संविधान की धारा 15 और 16 दोनों का क्लॉज 4 के साथ आप अध्ययन करिए। अगर आप आर्थिक पिछड़ेपन की बात करते हैं तो उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है। ये कौन सी नई परिभाषाएं हम गढ़ना चाहते हैं? हमारा मानना है कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा को अंदर एक विचारधारा है जो ओबीसी, मैं आपको एक चीज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, भाजपा के अंदर जो पिछड़े तबके से, समुदाय से लोग आते हैं, वो चाहते हैं ये सार्वजनिक हो। लेकिन एक अभिजात्य वर्ग है जिसका भाजपा पे हमेशा प्रभुत्व और नियंत्रण रहा है, वो नहीं चाहते हैं कि ये सार्वजनिक हो। ये एक पॉलिटिक्स और वॉर ऑफ पोजीशन भी है विद इन बीजेपी, लेकिन एक ये मुल्क इस वॉर ऑफ पोजीशन का विक्टिम नहीं होना चाहिए। संबित साहब, मुझे एक बात बताइए कि मैं दिवंगत गोपीनाथ मुंडे जी का वो शानदार भाषण या जोरदार भाषण आप जरूर कहते, क्योंकि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने तो प्रस्ताव ही लाया था कि अपनी तरफ से भी प्रस्ताव दिया था कि लोकसभा में इस पर चर्चा होनी चाहिए और गणना होनी चाहिए। आप जब सारी रिपोर्ट लानी थी तो सारे एक बार सब पूरा आ जाता। अगर इतनी ही चिंता थी तो सब पूरा होके आखिर वो रिपोर्ट तो अधूरी ही आपने जारी की। जो मेन था ओबीसी वाला, ये चार्ज लग रहा है कि आपने ओबीसी का डेटा इसलिए नहीं छुपाया, जारी किया कि आप डर रहे हैं उसको लेके कि आपके पार्टी के भीतर भूचाल आ जाएगा और आपके पार्टी के जो दूसरे जाति के लोग समर्थक हैं, जो ओबीसी नहीं हैं लेकिन जो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, वो लोग परेशान हो सकते हैं। देखिए रवीश जी, पहली बात तो है ये एक्स्ट्रापोलेशन है। जो चीज नहीं कहा गया उसको एक्स्ट्रापोलेट करके दिखाने का प्रयास है। अभी बड़े भाई मनोज जी कह रहे थे कि अभिजात्य वर्ग हमारे पार्टी में ऐसा है जो ओबीसी वाले डाटा को दबाना चाहता है। अरे जो ओबीसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना सका, एक तरह से तो मैं कहूंगा एचडी देवेगौड़ा जी वोकलिंगा कास्ट के थे, वो तो एक तरह से कर्नाटक में वोकलिंगा बहुत फॉरवर्ड कास्ट है, मगर एक तरह से हिंदुस्तान को पहला ओबीसी संबित भाई, प्राइम मिनिस्टर, मतलब आप अध्यक्ष जी के बात को डिफेंड करने के लिए छोड़ दीजिए ना भाई, स्लिप ऑफ टंग हो जाता होगा। मैं डिफेंड करने के नहीं बैठा। नहीं, आप कह रहे हैं वोकलिंगा को आप फॉरवर्ड बना रहे हैं कर्नाटक में। नहीं, मैं बता रहा हूं कर्नाटक में आप फॉरवर्ड बना रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में उसको रिजर्वेशन से फिर उनको बाहर करेंगे, फिर बाहर मैं बोल। अच्छा चलिए, ठीक है, वोकलिंगा ज्यादा नहीं। हाँ, मैं फॉरवर्ड मतलब मैं कागज कलम में फॉरवर्ड नहीं कह रहा हूं। वेल टू डू है, बहुत बड़ा ताकत है वोकलिंगा कास्ट का। हाँ। और ठीक है, वो तो जो ताकतवर है वो फॉरवर्ड होता है। मगर जिस प्रकार से जिस पार्टी के तथाकथित अभिजात्य वर्ग ने पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर इंडिया को दिया, वो अभिजात्य वर्ग ओबीसी का सेंसस रिलीज नहीं होगा, ये आप कैसे बता रहे हैं? ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है अपने आप में। और दूसरी बड़ी बात है जो अभी मनोज भाई कह रहे थे, आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है। तो मैंने आपको उत्तर दिया, जो कि गलत साबित कर दिया लोगों ने। उत्तर दे दिया पहले सेंटेंस में, बिना आनाकानी के उत्तर दिया कि इतने बड़े कंपाइलेशन कभी एक दिन में रिलीज नहीं होते। 2001 का सेंसस 7-8 साल में रिलीज हुआ था साहब, एक दिन में नहीं हुआ था। ये बात चलिए ठीक है, वर्षों लगते हैं इसको रिलीज होने में। योगेन जी, सह संस्थापक स्वराज अभियान, आदत हो गई है आपको राजनीतिक विश्लेषक बोलने की, कोई बात नहीं। एक जो संबित भाई कह रहे हैं, लेता हूं, हाँ कोई बात नहीं, वो लिखा भी है स्वराज अभियान सह संस्थापक।
अभी जो संबित कह रहे हैं कि प्रक्रिया में बहुत वक्त लग जाता है, इसकी आड़ ले रहे हैं। और दूसरा कि क्या आप वाकई इस डर की बात से सहमत हैं कि बीजेपी अगर इसे जारी कर देगी तो एक नए भूचाल बवाल में फंस जाएगी, जो इसके लिए संभालना मुश्किल होगा, जिसके कैबिनेट में ज्यादातर वर्चस्व अपर कास्ट का है, उन जातियों का नहीं है जिनकी संख्या ज्यादा है समाज में? रविश भाई, इसमें एक तो तकनीकी बात है और एक बात नियत की है। तकनीकी बात में ये कह सकते हैं कि संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो बात सही है। सेंसस का डेटा दरअसल टुकड़ों टुकड़ों में रिलीज होता है, किसी एक दिन रिलीज नहीं होता, वो सालों में रिलीज होता है। पहले 8-10 साल लग जाते थे, आजकल 3-4 साल में पूरा हो जाता है। और ये बात सही है कि इसमें काफ़ी तकनीकी पेंच ये सब कुछ होते हैं। लेकिन संबित जी ये बात कहते हुए भूल कर रहे हैं कि धोबी पंजाब में इस कैटेगरी में है, हरियाणा में इस कैटेगरी में है। ये केवल ओबीसी के बारे में नहीं है, ये एससी के बारे में भी ये होता है। कोई जाति एससी एक राज्य में होती है, दूसरे में नहीं होती। इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बहुत बरसों से मैकेनिज्म बन चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से रामविलास पासवान जी भी एक तकनीकी रूप से शायद ठीक बात को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सेंसस एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट इस मायने में है कि यदि मैं जानना चाहूं कि रवीश कुमार ने अपनी जाति क्या लिखाई, ये मैं नहीं पूछ सकता। यानी कि सेंसस का पर्सनलाइज्ड डेटा मैं मांग नहीं सकता, लेकिन सेंसस को एग्रीगेट के रूप में रिलीज करना ना सिर्फ संभव है बल्कि अनिवार्य है। नहीं तो मतलब ही क्या है सेंसस करने का अगर उसको सार्वजनिक न किया गया तो रामविलास पासवान मेरे ख्याल में या तो भूल कर रहे हैं या बेचारे इतने फंस गए हैं कि उन्हें इस तरह की बहुत पुअर तर्क का सहारा लेना पड़ रहा है। जो हकीकत है वो ये है कि मामला नियत में कुछ खोट का नजर आता है, और नियत में खोट केवल आज नहीं है, केवल एनडीए की नहीं है। हकीकत इसमें ये है कि संसद में पहले दिन जब अचानक लोकसभा में ये मामला खुल गया और सरकार के न चाहते हुए भी एक के बाद एक सब सांसद बोलने लगे और अचानक आनन फानन में 24-48 घंटे में फैसला हो गया कि जाति सेंसस होना है, उसके बाद से इस देश में सब पार्टियां खास तरह की पार्टियों, कम से कम कांग्रेस और बीजेपी को सांप सूंघा हुआ है। और इस देश के प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पे बैठे हुए लोग, जिसमें उस जमाने के होम सेक्रेटरी शामिल हैं, जिसमें उस जमाने के होम मिनिस्टर शामिल हैं, इन सब ने तमाम तरीके से अड़ंगे लगाने की कोशिश की कि ये कास्ट सेंसस या तो हो तो इस तरीके से हो कि उसका इस्तेमाल ना हो सके, कम से कम हमारे रहते हुए इसकी रपट ना आ जाए कहीं पे। उसको उन्होंने अड़ंगे लगाने की पहले कोशिश की और आज बीजेपी भी उसी परंपरा को कायम कर रही है, उसी को आगे बढ़ा रही है। इनको डर बहुत साधारण और स्थूल है। दो किस्म के डर हैं। एक तो ये कि ओबीसी की जनसंख्या कितनी है, ये आंकड़ा सामने आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई बहुत हैरानी और सस्पेंस की बात है नहीं, ना वो 52-54 होने वाला, ना वो 38-35 होने वाला, वो 45 से 50 के बीच में कहीं टिकेगा। ये सामान्य इसका एक एस्टिमेट है, लेकिन ये कम से कम आंकड़ा सार्वजनिक आधिकारिक हो जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट में, कचहरी में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होने लगेगा। एक तो इस चीज का डर है। दूसरा इससे गहरा डर ये है कि भारतीय समाज का छुपाया हुआ चेहरा, कि हमारे समाज में तमाम तरह के अवसर आज भी जातियों के आधार पर वर्गीकृत हैं। औपचारिक नहीं, अनौपचारिक रूप से जो लोग शिक्षा और रोजगार के अवसरों के जो अवसर हैं, उसमें जाति आज भी बहुत बड़ा कारक है। ये छुपा हुआ तथ्य एकदम उघाड़ के सामने आ जाएगा। जैसे 3 जुलाई वाले सर्वे ने ये पूरे ग्रामीण भारत की तस्वीर एकदम सामने ला दी। वो बहुत कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम चीज सामने आ गई। जाति के मामले में चूंकि हमने इतने समय से बड़ी कृत्रिम किस्म की चुप्पी बनाए रखी है, जिस बात को हर कोई गांव में जानता है, उसको हम शहर के अखबारों में दबा के रखते हैं। डर ये है कि ये चीज सामने आ जाएगी तो इस पाखंड के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा कि हमारे समाज में तो सब कुछ बराबर है। देखिए जाति का क्या असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं इस जाति नामक जानवर से हमें डील करना पड़ेगा। ये इन्हें आता नहीं है, इस डर के मारे इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये नियत में खोट दिखाई देता है। तो मेरे साहब, मैं ये जानना चाहता था कि कई लोग कहते हैं कि ये जब आंकड़ा आ जाएगा तो मंडल का जो एक जातिवादी संघर्ष जो हुआ था, वो दौर सामने आ जाएगा, आरक्षण की मात्रा बढ़ाने की मांग होने लगेगी और फिर ये सारी पार्टियां संभाल नहीं पाएंगी।
नहीं, क्या ये डर सिर्फ उतने तक के लिए है? डर तो है, इसमें दो राय नहीं है। और डर की जो वजह है वो वाजिब वजह है। हम सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात ये नहीं है कि जाति जनगणना को लेकर बहुत पहले से, और खासतौर से मैं आपको बताऊं कि जो पहला पिछड़ा आयोग बना काका कालेलकर साहब का, उन्होंने भी रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट में भी ये मांग की गई। और उसके बाद से मैं आपको लगभग 20-25 फहरिस्त, ये 20-25 की फहरिस्त आपको बता सकता हूं कि कब ये मांग की गई। न केवल जाति जनगणना को रोकने की कोशिश की गई, बल्कि जाति जनगणना के साथ जो एक आरक्षण का मसला जुड़ा हुआ है उसको भी रोकने की कोशिश की गई। ये सब कोई जानता है। यानी वही लोग जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं जो लोग आरक्षण का विरोध करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आप बात पूछ रहे हैं उसमें एक लिंक है। अब सवाल यह है कि देखिए, आपको मालूम है कि जो आरक्षण जब लागू किया गया, यानी मंडल कमीशन की सिफारिशों को जब लागू किया गया, उसके एक हिस्से को लागू किया गया, और वो संविधान में जो विशेष अवसर देने का एक सिद्धांत है उसको जब लागू किया गया, तो आडवाणी जी ने क्या किया? आडवाणी जी को याद आई कि रथ यात्रा निकालनी चाहिए और वो अयोध्या के लिए निकल गए। आप इनके इतिहास में जाएंगे, इनके अतीत में जाएंगे, तो ये बार बार जब भी ये मांग उठी है या उठाने की कोशिश की गई है कि भाई ये जो जातीय आधार पे जो हमें वंचित किया जाता रहा है अब तक, वो खत्म होना चाहिए और उसके खत्म करने के आपको तरीके निकालने पड़ेंगे। तो जब ये मांग हुई है तब तो अब आपने कोई एक बड़ा सा आवरण ले लिया, कभी राष्ट्र का, कभी समाज के बंटने का एक बड़ा सा आवरण लेके इसको दबाने की कोशिश की गई, करते रहे। मेरा ये कहना है कि यदि सच्चाई है इस जमीन की, इस हिंदुस्तान, भारत की, इंडिया की ये सच्चाई है, संख्या अगर गिन ली जाए, नहीं ये देखिए, एक बात तो बिल्कुल एक लाइन हम लोग को समझनी चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र है, इसमें संख्या बल का महत्व है। संख्या बल ही यहां डिसाइड करती है सब कुछ। इस बात को हमको ये मान के चलना पड़ेगा, फैक्ट है हमारे सिस्टम का ये। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप जिन जिन जातियों के पास क्या क्या है, आप ये कह रहे हैं कि अगर संख्या ज्यादा निकलती है तो आरक्षण के प्रतिशत को फिर से पुनर्परिभाषित करने की जरूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से होगा, वो हर चीज में मांग होगी। शेयर हमारा मिलना चाहिए। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये बेसिक सिद्धांत है ना भाई, कि जिसके पास संख्या बल होगा तो उसके हिसाब से फिर से करना चाहिए। संबित साहब, इससे आप सहमत हैं कि अगर ये जो भी संख्या आए उसके हिसाब से आपकी पार्टी आरक्षण के प्रतिशत को फिर से एडजस्ट, रीएडजस्ट या उसको बढ़ाने का भी प्रयास करेगी? देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और गूढ़ तरीके से उत्तर देना है। हाँ, साफ लेकिन। हाँ, मैं हिंदी फिल्म का वो जो गाना है उसका 2 लाइन लेता हूँ। हाँ। अब देखिए, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना जानू कि तुझे अपना मानू रे। मुझे नहीं पता, वाकई मैं अपने इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, अभी इंडिविजुअली मत बोलिए, पार्टी के हिसाब से बोलिए। इंडिविजुअली सुन लीजिए, मैं पार्टी से बाहर जाके कुछ नहीं बोलूंगा। मगर देख लीजिए, जो मेन विषय रहा है SC/CC का, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो मेन विषय रहा है, वो अरुण जेटली जी ने आपने आर्टिकल में बहुत, अरे सर, वो मेन विषय नहीं था। सुनिए, नहीं आप उसको एक हिस्से को मेन विषय कैसे आप परिभाषित करें? यही तो आप सिर्फ गड़बड़ कर रहे हैं। मुझे अगर 50 सेकंड दे देंगे, मैंने सबको ध्यान से सुना, आपने इंटरप्ट नहीं किया, तो मेरा अधिकार है। गाना गा देते हैं तो थोड़ा। हाँ, नहीं प्लीज, मेरा इतना कहना है कि जेटली जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से गरीब को प्रमोट करना है, टारगेटेड इंटरवेंशन करना है पॉलिसी में, ताकि जो गरीब है उस तक हमारा बेनिफिट पहुंचे, चाहे वो जाट हो, चाहे वो जाति में एक ही हो, मतलब एक ही व्यक्ति उस जाति का हो, ज्यादा हो या कम हो। सर, मैंने भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल नहीं पूछा है। मैंने सरकार के बात है इस डेटा साथ। देखिए, ये कास्ट सेंसस कराया गया था कि जातियों की संख्या कितनी है, उसमें जोड़ा गया था कि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति की भी गिनती कर ली जाएगी, मूल्यांकन कर लिया जाएगा। एक चीज जो मैं कहना चाहूं कि पहले जब हम बात ये कर रहे हैं कि अनिल जी से कुछ गणना के लिए जो फैसला हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पहले अगर ये हम समझ लें। यही पृष्ठभूमि थी कि किस जाति की संख्या कितनी है। संबित भाई, आप ये बताइए ना, अगर वो रिपोर्ट सामने आएगी। सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो।
नहीं, अगर वो रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या आपकी पार्टी इस तरह की मांगों को एक तरह से समर्थन करेगी या उसको बढ़ावा देगी कि जब लोग कहेंगे कि हमारी संख्या इतनी है तो अब आरक्षण में हमारी भागीदारी इतनी होनी चाहिए? नहीं, मैं अनिल जी से एक सवाल यही पूछता हूं, क्या चीज महत्वपूर्ण है? लोगों के गरीबी को दूर करना? सर वो तो अलग बात है ना। आप देखिए, नहीं, लोगों के लिए बाहुबली महत्वपूर्ण है, अभी छोड़ दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहस हो रही है, आप लोगों पर छोड़ देना। नहीं सर, नहीं, आप लोगों पर छोड़ दें कि भारत पाकिस्तान संबंध महत्वपूर्ण है। अभी तक कौन लोग राज करते रहे हैं? अभी तक कौन लोग राज करते रहे हैं? और जो लोग राज करते रहे उनमें क्या स्थिति रही है? जो आपके दर्शक हैं, आप उनको अपना तरफ से पॉइंट रखिए ना। महत्वपूर्ण तो भारत पाकिस्तान का मुद्दा भी है। भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण के खिलाफ नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल रही है। सबका जो बिल्कुल रही है। नहीं, आप हमेशा विरोध में रही है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र अभी ऑफिशियल कह रहे हैं, बड़ी गलत बात वैल्यू पे क्यों नहीं लिया? आप मेरे समय में भी आप ही बोलेंगे और आपके समय में भी आप बोलेंगे, फिर कैसे होगा? फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप बैठता हूं। इसका जवाब दीजिए ना कि अगर संख्या आ गई लोगों की कुछ समय के बाद, अगर ये मांग उठी तो क्या आप समर्थन करेंगे? आपको लगता है कि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछले जाति को आगे बढ़ाने के लिए जो आरक्षण है उसके खिलाफ नहीं है, नहीं थी, ना रहेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मूल्य उद्देश्य एकमात्र है कि किस प्रकार से इकोनॉमिकली वो आगे बढ़े, गरीबी हटे और उस लिए टारगेटेड पॉलिसी मेकिंग हो। इसीलिए ये तो ठीक है, वो दुनिया में दुनिया का जब मैं आंकड़ा दिखाने लगूंगा और हर अलग अलग सरकारों का, तो फिर वो ले देके तो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया रिजर्वेशन का बनना चाहिए, इस बहस को संबित पात्रा वहीं ले जा रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनना चाहिए। मनोज देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण के विरोधी नहीं है, तो आपका ये डर समाप्त हो जाता है कि बीजेपी रिपोर्ट को सामने नहीं लाएगी। जो लालू यादव कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो संबित तो कह रहे हैं कि हम विरोध में नहीं आरक्षण के, बल्कि बीजेपी आरक्षण समर्थक है। नहीं जी रवीश भाई, बहुत एम्बिग्विटी है संबित जी के पोजीशन में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं बस एक मेमोरी में, स्मृति में एक चीज है कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा था गरीबी की कोई जाति नहीं होती है, और कई भाजपा के नेता उसके पक्ष में आ गए। और तब भी हमारा यह पोजीशन है कि गरीबी की जाति नहीं है, इसके सिर्फ सीधा विश्लेषण है कि जब हम लोअर डाउन कास्ट हिरार्की जाते हैं तो गरीबी क्यों बढ़ती है, नीचे जाते हैं तो गरीबी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं जाति में तो गरीबी घटती है। इसका मतलब भैया गरीबी और जाति का तो कोई संबंध है। हम जब अनुसंधान करते हैं अपने विश्वविद्यालयों में तो वेरिएबल्स लगाते हैं। कास्ट सबसे महत्वपूर्ण नियामक है हमारे मुल्क का, और अगर संबित जी गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि निर्गुण तरीके से गरीबी उन्मूलन की बात नहीं होता तो सम्राट अशोक की जाति का पता कौन लोग लगा रहा था? बिल्कुल। हाँ। और रामधारी सिंह दिनकर, मैं आज आपके ऑन एयर कहता हूं कि मैं विद्यार्थी रहा हूं बिहार बोर्ड का। मैं रामधारी सिंह दिनकर की जाति मैंने 1 महीने पहले जानी है, और थैंक्स टू बीजेपी मुझको दिनकर की जाति जानना चाहता हूं। योगेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस सर्वे को लेके क्या ऐसा नया आ जाएगा कि जो भूचाल आ जाएगा? अगर अपर कास्ट की संख्या का भी पता चले, जैसे शरद यादव जी ने अपने भाषण में कहा था कि वो भी पता चलना चाहिए, उनकी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो अभी संबित ने कहा है कि जो सामाजिक आर्थिक डेटा आया है वो उसका मेन पार्ट है और जाति मेन पार्ट नहीं? क्या आप उनके इस बात से सहमत हैं, या फिर ये संबित भाई कहीं ना कहीं इस बात को टहला रहे हैं कि वो डेटा निकालकर हम कोई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेंगे, इसकी अहमियत उससे समाप्त हो जाती है? अगर हम आर्थिक कल्याण की बात करें तो जातिगत संख्या की जरूरत जो है वो समाप्त हो जाती है। दरअसल संबित भाई जितना बोलते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अगर केवल पहली बात बोल के वो रुक जाते तो फिर भी उसे डिफेंड किया जा सकता था। जब इस तरह की बातें बोलने लगते हैं जैसा आप वो बोल रहे हैं, उससे इनकी नियत पे शक होता है। देखिए, संसद में बहस हुई थी, हम भूले जा रहे हैं, अचानक कोई छोटा सा सर्वे नहीं हो गया था। इस देश की संसद के दोनों सदनों में बहस हुई थी। लगभग एक मत से इस देश के लोकसभा के तमाम सदस्यों ने कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसको बाद में अफसरों ने बदल के, छुपा के, थोड़ा सा ट्विस्ट दे के, और उसमें चिदम्बरम जी भी दोषी हैं, इन दोनों ने ट्विस्ट दे के इसको सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इत्यादि सब कुछ बना दिया था।
अब जबकि उसके नतीजे आ गए हैं तो अब बताया जा रहा है कि दरअसल वो सोशो इकोनॉमी की महत्वपूर्णता कास्ट सेंसस था ही नहीं है। जब ऐसी बातें करते हैं तो इनकी नीयत पे शक होता है। अगर ये थोड़ा सा भी ईमानदार हैं तो इन लोगों को कहना चाहिए कि हाँ भाई देर लग रही है, हम अगले साल मई तक इसको डिक्लेयर कर देंगे, इसका एक टाइम टेबल दे दें, इसका एक कैलेंडर दे दें, इसके तकनीकी कारण बता दें, कोई बड़ी लंबी बात नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं रवीश कि ये इसके जो समर्थक साथी हैं वो भी अति उत्साह में हैं, वो भी दरअसल ऐसी चीज से पूरा सच जानना नहीं चाहते। ये जो जनगणना है, ये जो जाति वाइज डेटा जब भी आएगा वो हमें 3 तरह की चीजें बताएगा। एक जो सबसे स्थूल है, जिसका इस कार्यक्रम में अभी तक हमें थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, वो है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, अपर कास्ट की संख्या कितनी है। जैसे मैंने कहा, इसमें कोई लंबा चौड़ा सस्पेंस दरअसल है नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है कि आधिकारिक रूप से नहीं पता। ओबीसी 45 और 50 के बीच में कहीं है, अपर कास्ट 15 से 20 के बीच में कहीं है। ये मोटे तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये पता लगेगी कि इनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति जातिवार क्या है। खास तौर पे ये जो इतना बहस इस देश में चलती है कि नहीं भाई आरक्षण की जरूरत ही क्या है, ये लोग तो दरअसल बहुत अच्छी स्थिति में है, ये तो अपर कास्ट से भी बेहतर स्थिति में है, इन सब बातों की हकीकत पता लग जाएगी। अगर वो है बेहतर स्थिति में तो सारा देश जान जाएगा कि भाई इसमें इनको आरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है तो पता लग जाएगा। तीसरी चीज एक ऐसी है जो लालू प्रसाद जी भी जानना नहीं चाहेंगे, जो शरद यादव जानना नहीं चाहेंगे, मैं नहीं जानता कि मेरे दोस्तों साथी स्टूडियो में बैठे जानना चाहेंगे या नहीं। वो ये कि तीसरी हकीकत इससे ये निकलेगी कि जाति एक महत्वपूर्ण कारक तो है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं है। एक ही जाति के अंदर आर्थिक रूप से बहुत गहरी विषमताएं हैं। एक ही जाति में लिंग के आधार पे मर्द औरत की शहर, ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वालों की बहुत गहरी विषमताएं हैं। दरअसल ये आंकड़े का मुझे इंतजार इसलिए नहीं है जिन चीजों पे बहस हो रही है, और ये कि इससे अचानक आरक्षण की बहस गरमा जाएगी इत्यादि। इंतजार इस देश को इसलिए होना चाहिए कि इस देश में सामाजिक न्याय, रिजर्वेशन वगैरह की पूरी व्यवस्था जो है उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। केवल और केवल जाति पर आधारित व्यवस्था जो आज की है उसको थोड़ा सा सुधारा जा सकता है, जिसकी जरूरत है। अब इस सच का सामना ना बीजेपी करना चाहती है, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना समाजवादी पार्टी। ये दिक्कत है असली। हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सच पे एक बहस कर लेंगे। जाति कारक तो है लेकिन एकमात्र कारक नहीं है, और इसके भीतर की आर्थिक विषमताओं को। लेकिन प्रथम पहले ओबीसी प्रधानमंत्री संबित भाई, आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। कास्ट से रिलेटेड जो आंकड़े हैं उसको क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? उसी समय में एक कंडीशन लगाया गया था कि जातिगत जनगणना होगा लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये आर्थिक सामाजिक गठन के बाद सब रिपोर्ट आया, नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार आने से सरकार घबरा गया। सबसे ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री अगर कोई पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और सबसे पहला प्रधानमंत्री अगर देश को किसी ने दिया है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये दावा करने में माहिर है, इनको पता नहीं है ओबीसी प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा हैं सबसे पहले। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। चमड़िया जी, योगेंद्र जी ने बात जहां खत्म की थी वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं कि क्या ये डर नहीं है कि जो राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी विरोध के नाम पे इस डेटा का एक दूसरे तरह से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इसका उद्देश्य पूरा भटक जाता है इस डेटा के जरिए जानने का या समाज के उसके आर्थिक पिछड़ेपन को पहचानने का? नहीं, देखिए, मैं इस पूरी डिबेट में जो जातिवाद का जो पहलू है, हाँ, मैं उसको गौण नहीं कर रहा हूं, ना मैं उसको नजरअंदाज कर रहा हूं। वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे भी नहीं किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं उनकी बात पर ही आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र जी जो ये बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि केवल आरक्षण जो मसला है, आरक्षण का जो मसला है वही एक समाधान नहीं होगा उससे, यानी वो जाति की बात पूरी कर रहे हैं। हर जाति के भीतर अपने तरह के लिंग आधारित सबको एग्री कर रहा है, इसमें बहस कहां है? नहीं, उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि वो जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि अभी लाके दो, अभी दिखाओ, है ना, अभी इसको जारी करो, तो एक तरह से इसके बहाने जो एक ओबीसी पॉलिटिक्स है
है ना, जो जनता दल और नॉन बीजेपी खेमे की जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, उसको एक तरह से खुराक प्रदान किया जा रहा है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये तो खतरा रहेगा। मैंने ये कहा आपको, जैसे मान लीजिए मंडल कमीशन जिस समय लागू हुआ, अब जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ उस समय जो उसके पक्ष में जो लोग थे, यानी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में जो लोग थे, उनका अपना एक कास्ट एंगल था, कास्ट एंगल से वो काम कर रहे थे। लेकिन क्या हम उनका जो एंगल है, वो जिस नियत से ये सब मुद्दे, इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, क्या उनको हम ध्यान में रख के अब इस तरह की बात करना बंद कर दें? हम ये तो नहीं कर सकते ना। हाँ, हमको ये सावधान रहना पड़ेगा कि जो सामाजिक न्याय का जो पूरा प्रश्न है वो जातिवाद के प्रश्न में ना, या चुनाव में गुम ना हो जाए, या केवल चुनाव का मसला ना हो। बिल्कुल ये सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। पर ये सच्चाई आनी चाहिए कि इस आरक्षण व्यवस्था से किसको कितना कितना लाभ मिला, उसके कितना, ये भी एक सच्चाई सामने आ जाए। मैं तो कह रहा हूं ये आ जाएगा तो ये आ जाएगी। तो ये बीजेपी जो बहस करना चाहती है, जो संबित पात्रा बहस करना चाहते हैं कि गरीब का हम भला चाहते हैं, तो वो ठीक ठीक गरीब का भला करने के लिए फिर तो प्रोग्राम बना पाएंगे ना। तब तो ठीक ठीक जो एकदम सही थी। हाँ ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनको आ जाने दीजिए जी, उसको रोकिए मत, किसी भी तरह से मत रोकिए। नहीं, रोकने की बात योगेंद्र जी ने नहीं की। नहीं, मतलब मैं अभी सरकार बीजेपी पे सवाल कर रहे हैं और एक नियत इन दलों पे भी सवाल कर रहे हैं कि भाई आपका उद्देश्य, मतलब पूरा चीज इसका प्रयोजन भटका ना दे। मैं कह रहा हूं कि योगेंद्र जी ठीक कर रहे हैं ये बात। मनोज झा जी, मैं इस बात को स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं कि अक्सर अभी अनिल जी कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं कहूं कि धन के असमान वितरण की बात करो तो तुम जातिवादी, तुम रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा को जाति के नजरिए से देखना चाहो तो तुम जातिवादी। मैं योगेंद्र जी से कहना चाहता हूं कि हम अति उत्साह में नहीं योगेंद्र जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि 63 वर्ष बाद भी हम आज उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिस पर कई बार संविधान सभा में भी बात हुई। लेकिन हम भी इस डेटा का इंतजार कर रहे हैं, न सिर्फ लैंगिक आधार पर, बल्कि उपजाति समूह में क्या परिस्थिति है, क्षेत्रवार क्या परिस्थिति है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वैश्वीकरण और नव उदारवाद के दौर में जहां कई लोग मान रहे थे कि जातियां खत्म हो जाएंगी, मैं उदाहरण दे रहा हूं एक छोटा सा। क्यों मीडिया के हमारे, जो कि बहुत बड़ा उभर के आया है, मीडिया में वो हवा नहीं चली है? क्यों मीडिया में अक्सर एकाध चैनल और एकाध एंकर्स को छोड़ दूं तो रेसिस्टेंस होता है इन चीजों का? हमें इस बात को सामने लेना होगा। सिर्फ ये कि ऐसे लोग जो बोलते हैं वो जाति की राजनीति कर रहे हैं, नंबर में भी नहीं है, परसेप्शन में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं, ये कह रहे हैं हम। संबित साहब, ये विमर्श बहुत दिन नहीं चला। ठीक है संबित साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने दिनकर जी की जो किताब के 50 साल हुए थे और एक किताब के 60 साल, उस मौके में कहा था कि जातिवाद नहीं होना चाहिए वरना बिहार की राजनीति गल जाएगी। अब इस मौके पे उनको पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बताना, मतलब ये कास्ट सेंसस आप पहले क्यों रिलीज कर दिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी? देखिए, मैं क्लियर कर दूं पहले, नंबर 1 विषय, इससे कोई असहमति नहीं है कि सेंसस जो होता है उसका डाटा रिलीज होने में वक्त लगता है। जब तक संपूर्ण डाटा नहीं आता है, जो भी डाटा है उसके आधार पर टारगेटेड इंटरवेंशंस हो, इस पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए, अच्छा ही हो, ये काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 3, ये जो सेंसस हुआ है, मैं इसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहूंगा पोल खोल सेंसस। इतना जो चिल्ला के लोग कह रहे हैं कि हम और भलाई कहना चाहते हैं, इस सेंसस से पता चलता है कि 75% हिंदुस्तान अभी भी गरीब है और बहुत गरीब है। ऐसा है अगर कि आप ना इसको ऐसे मत कीजिए संबित साहब, आप भी एक उत्साह में काम कर रहे हैं। इसी से आपके गुजरात का, जिसको आप सबसे विकसित बता रहे हैं, उसका भी डेटा का वही हाल है, मध्य प्रदेश का भी वही हाल है और बिहार और यूपी का भी वही हाल है। तो और वहां भी 15-15 साल आप लोगों का शासन रहा है। तो ठीक है कि 60 साल में नहीं हुआ है, तो आप दिखाइए कि 15 साल में आपकी क्या उपलब्धि है, क्या आपकी उन मानकों पे कोई बड़ी उपलब्धि है, आप दिखाइए, आप उससे बात कीजिए। तो आप गुजरात का डेटा तो आप लोगों ने रिलीज नहीं करने दिया। मेरा सवाल है, नहीं, इसे इतना उत्साह में मत रहिए, वो पिछड़ापन है इस देश में, वो भी एक फैक्ट है और वो पिछले 63 साल से फैक्ट है। लेकिन जहां आप 15-15 साल से सत्ता में है, वहां भी आप पिछड़ापन और गरीबी दूर नहीं कर पाए। नहीं, वो उसी अनुपात में है, वो उसी अनुपात में है। हो सकता है कि इन सब आंकड़ों से और निकल जाए, पर मुझे एक बात बताइए कि ये पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बताने की क्या जरूरत थी? आपके प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं जातिवाद की बात मत करो, आपके प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो पहले ओबीसी प्रेसिडेंट हैं। ये बात कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं ना, आप ही लोग कर रहे हैं ना, तभी तो पूछा जा रहा है ना कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर
बताने की उन्हें क्या जरूरत थी? क्या आप लोग जातिवादी राजनीति करने की स्थिति में है? कर तो पहले से रहे थे, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि मोदी जी को इसी का ब्रांड बनाकर आगे ले जाना पड़ेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, एक तरफ ये जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर आप ओबीसी के नंबर्स को क्यों देश के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, और दूसरी ओर आप अब पूछ रहे हैं कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर क्यों बताया जा रहा है। इसका ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। ये उसी के काउंटर में बताया जा रहा था ना, जब ये पूछने लगे कि आप वो सेंसस लाओ तो आपने कहा कि हमारा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर पहला है। हम वो भी डाटा, मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारा इंटेंशन कुछ भी छुपाने का नहीं है, वो कंपाइल हो जाएगा अपने वक्त में, वो भी सामने आ जाएगा। और ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ये तो फक्र का विषय है। ये जातिवाद है कि नहीं है, ये बताना कि वो पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, ये जातिवाद है कि नहीं है? तो फिर जातिवाद क्या है राजनीति में? ये बिल्कुल जातिवाद नहीं है। जिस प्रकार से ये कहना कि बचेंद्री पाल जो है वो पहली महिला थी एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए, वो तो पहली भी तो नहीं है ना, तो देवेगौड़ा जी निकल गए। एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, अभी अपने आप में एक अचीवमेंट है, इसमें क्या बुराई है? बताइए, इतना तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पता रखिए कि साहब कौन है। योगेंद्र जी, अभी जो कह रहे हैं संबित साहब कि मैं थोड़ा लास्ट में जाना कि प्रधानमंत्री की जाति बताना, कैटेगरी बताना, जाति बताए आप उनको कि ठीक है इस जाति के हैं, ओबीसी के पहले प्रधानमंत्री हैं या कई ओबीसी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं कर रही है? या वो सिर्फ वो कोई अपना एक सेंसस डेटा दे रहे कि हमारे पाले में इतने ओबीसी ने प्रगति की? अब आपने फंसा लिया संबित जी को, तो अब मैं उनकी बेचारों की दिक्कत और क्या बढ़ाऊं। मैं तो दरअसल उनसे सहमति जताऊंगा। वो सही कह रहे हैं कि पोल खोल, वो सही कह रहे हैं कि ये पोल खोल सर्वेक्षण है। थोड़ी सी पोल अभी खुली है, जाति के आंकड़े आ जाएंगे तो पूरी पोल खुल जाएगी, और उसी का दिक्कत है। दरअसल गंभीरता से करें तो ये सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है, क्योंकि इस देश में दो तरह की बीमारियां हो गई हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि जाति के सच को खुली आंख से देखना ही नहीं चाहते हैं, और दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया में एक दूसरी बीमारी हो गई है जहां केवल जाति ही जाति, मैं ये कार्यक्रम करके जातिवाद फैला रहा हूं, और ऐसे में यही देखा जागरूकता फैला रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम आंख खोल के जाति के सवाल पे स्पष्ट चर्चा कर सकें। आपका प्रोग्राम भी ये कर रहा है, जिसके लिए साधुवाद आपको, और ये सर्वे जब आ जाएगा तब भी वो करेगा, और वो केवल किसी जाति की राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। जैसा चमड़िया जी ने कहा, इससे हमें ये भी पता लगेगा, या शायद झा जी ने कहा था, ये भी पता लगेगा कि कहीं ओबीसी के नाम पे कुछ चंद जातियों ने वर्चस्व तो नहीं बना लिया है, कहीं हमें जरूरत तो नहीं ओबीसी के अंदर दो अलग से टियर बनाने की, ओबीसी के अंदर आर्थिक असमानता कितनी है, इन तमाम चीजों का पता लगेगा। देश सामाजिक न्याय की राजनीति को बेहतर पाए पे खड़ा कर सकेगा। तो मैं दोनों पक्षों से अनुरोध करूंगा कि सच से इतना मत डरिए। जिन देशों ने इस तरह की विषमताओं से आंखें मूंद के रखी, जैसे अमेरिका ने कोई 100 साल तक नाटक किया था कि कोई रेस है ही नहीं हमारे देश में, अंततः उन्हें साफ देखना पड़ा ना। हिंदुस्तानियों को भी इस सच से आंख खोलनी होगी। आंख खोलने से कोई सत्यानाश नहीं हो जाएगा, हम सब चरित्र हमारा डगमगा नहीं जाएगा, देश आगे बढ़ेगा, सामाजिक न्याय की दिशा में हम 2-4 कदम आगे निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैसे शरद यादव जी ने कहा कि जाति की चर्चा शुरू होती है तो फिक्स हो जाती है, मुझे लगता है कि यहाँ फिक्स नहीं थी। आप सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बात की, लेकिन देखिए जाति को लेकर एक सक्रियता तो है, जाति सर्वे को लेकर, लेकिन जो रिपोर्ट आई है, जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट आई है, उस पर किसी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता वैसे है नहीं। वो कोई भी जिम्मेदारी ले ले, किसी का भी उजागर कर दे, या उस पर इस देश में कोई बहुत ज्यादा बड़ी चिंता या बहस नहीं है। मतलब सारी जिम्मेदारी प्राइम टाइम की नहीं है, लेकिन और भी दुनिया समाज में मैं देख रहा हूं कि वो हफ्ते भर में वो गायब हो गया। शायद हो सकता है कि व्यापम में उसका पर्चा लीक हो गया हो। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।